दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। गाजा का रफा इलाका अभी भी दहशत से दो चार हो रहा है। रफा में रात के अंधेरे में जिस तरीके से इजराइल ने सोते हुए लोगों पर बमबारी की है, उसने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया है। उन तस्वीरों को कोई अपनी आंखों से देख नहीं सकता है। इतनी भयानक और दर्दनाक तस्वीरें हैं कि उसमें बच्चों के चेहरे जल गए हैं, जिस्म के कई अंग तितर बितर हो गए हैं, यहाँ तक कि कई बच्चों के सिर गायब हैं। इस तरह से बमबारी की है इजराइल ने। इस हमले की पूरी दुनिया में शदीद तौर पर मजम्मत हो रही है। हर तरफ से इन घटनाओं की आलोचना हो रही है। सऊदी अरब से लेकर मिस्र और मिस्र से लेकर तुर्की तक तमाम देश इन घटनाओं की पुरजोर तरीके से मजम्मत कर रहे हैं और इजराइल से फौरन सीज फायर करने की मांग कर रहे हैं। तुर्की ने यहाँ तक कहा है कि इजराइल को इसका हिसाब देना होगा। पर बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं और काम कम हो रहा है। लेकिन इस बीच ये खबर आई है कि मिस्र के बॉर्डर पर, यानी रफा क्रॉसिंग का जो मिस्र बॉर्डर है, उसमें एक बड़ा मामला सामने आया है। मिस्र के सेना और इजरायली सेना के बीच में एक झड़प हो गई और इस झड़प में एक मिस्री सैनिक के मारे जाने की खबर आई है। हालांकि इजरायली चैनल 13 और चैनल 14 इन दोनों ने बड़े बड़े दावे किए हैं और जिसके बाद दुनिया भर के अखबारों ने इन घटनाओं को लेकर के अपनी खबरें बनाना शुरू कर दी। लेकिन इजराइल में चूंकि इस मामले को लेकर सेंसरशिप किया गया है, इसलिए हिब्रू चैनलों ने भी इस खबर को हटा दिया। लेकिन मारियो नाम के एक हिब्रू चैनल ने इस घटना के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जिक्र किया है, जिसमें यह बताया है कि इजरायली सैनिकों के ऊपर मिस्र की सेना ने फायरिंग कर दिया, रफा क्रॉसिंग पर जो मौजूद इजरायली सुरक्षा बल हैं। उसके बाद इजराइल की तरफ से भी मिस्र के सैनिकों पर फायरिंग कर दी गई, ओपन फायरिंग, जिसमें कहा जा रहा है कि एक मिस्री सैनिक की मौत हो गई है। वहीं हिब्रू मीडिया की माने तो अगर इनके खबरों को ट्रांसलेट किया जाए तो ट्रांसलेट करने के दौरान ये भी अंदेशा हो रहा है कि इस घटना में मिस्री के बजाय एक इजरायली सैनिक मारा गया है। खैर, दोनों मामलों में तोहमत बना हुआ है, लेकिन अल जजीरा वगैरह काफ़ी अखबारों ने जो खबरें छापी हैं उसमें ट्रांसलेट करके खबरों को नहीं देखा गया। हमने मारियो अखबार के ऑनलाइन वेबसाइट पर जब जाकर देखा तो उसमें दोनों बातें लिखी हुई हैं। हेडलाइन से यह पता चला है कि एक मिस्री सैनिक की मौत हुई है और खबरों के नीचे का डिटेल को जब हम लोगों ने ट्रांसलेट किया तो उसमें पता चलता है कि एक इजरायली सैनिक मारा गया और उसका कत्ल के तौर पर बाकायदा मारियो ने लिखा हुआ है। खैर, बेहतर तो यही है कि इजराइल खुद ही मामलों में स्पष्ट करता कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन झड़प हुई है, फायरिंग हुई है और उन दोनों की घटनाओं की पुष्टि कंफर्म हो चुकी है। पुष्टि कर दी गई कि हाँ, फायरिंग हुई थी दोनों सेनाओं के बीच में। अब किसने किसके सैनिकों को मारा, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन दूसरे अखबार और मीडिया संस्थान इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस झड़प में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से मारियो ने खबर छापा है, चूंकि वो हिब्रू मीडिया है, इजरायली मीडिया है, उसने अभी तक इस खबर को हटाया नहीं था। हमने फिलहाल स्क्रीनशॉट उसका ले लिया है ताकि आगे चलकर अगर सेंसरशिप की वजह से अगर खबरों को हटा देता है तो कम से कम हमारे पास एक सुरक्षित रहेगा जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसके अलावा और भी कई घटनाएं घटी हैं जिसमें आप सोच सकते हैं, लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि आखिर इजराइल और मिस्र के बीच में ऐसे हालात कैसे बन गए। इस बारे में जानने के लिए आपको 17 मई 2024 यानी इसी 10 दिन पहले नवभारत टाइम्स की एक खबर पर आपको गौर करनी होगी, जिसमें उसने इस बात की पुष्टि की है कि इजराइल और मिस्र के बीच हालात नासाज हैं, ताल्लुकात ठीक नहीं है। क्योंकि रफा में जब से बमबारी इजराइल ने करना शुरू किया तभी से मिस्र ने अपने सैनिकों को यहाँ तक कि टैंकों, हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ रफा क्रॉसिंग पर भेजना शुरू कर दिया अपने सैनिकों को। इजिप्शियन आर्मी रफा क्रॉसिंग पर मौजूद है और शायद किसी न किसी बात को लेकर के इन दोनों के बीच में झड़प हुई होगी, जिसके वजह से ओपन फायरिंग हुई, गोलीबारी हुई। ऐसा भी मान सकते हैं आप कि चूंकि रफा इलाके में ज़बरदस्त तरीके से इजराइल ने हमला किया, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए, मासूम बच्चे और औरतें मारे गए, शायद इन घटनाओं को लेकर के भी मिस्री सेना में एक गुस्सा हो सकता है। भले ही उनकी मिस्र की हुकूमत इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो, लेकिन
जिस तरीके से खबरें मीडिया में रिपोर्ट की जा रही थी आज से 10 दिन पहले तक, उनके हिसाब से तो यही लगता है कि दोनों के बीच कुछ न कुछ खाई पैदा हुई है और शायद उसी का यह नतीजा है कि मिस्र के सैनिकों ने इजराइल के सैनिकों पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई दोनों तरफ से शुरू हो गई। हालांकि खबरों के मुताबिक ये भी दावा किया गया है कि आईडीएफ ने बाद में मिस्र से डिमांड की कि वो फायरिंग को बंद कर दे, यानी फायरिंग मिस्र की तरफ से ही पहले की गई थी। खैर, इन तमाम घटनाओं से इतर अल जजीरा ने फलस्तीनी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि तसल सुल्तान कैंप पर भी हमला हुआ है। इजरायली सेना के जरिए अल जबालिया, नुसैरियात और गाजा समेत कई इलाकों में विस्थापित फलस्तीनियों के शेल्टर पर, उनके कैंपों पर बमबारी की गई है, जिसमें कम से कम 160 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। 7 अक्टूबर के बाद से गाजा में इजराइल के जंग में कम से कम 36,050 फलस्तीनी मारे गए हैं और 81,026 वो हैं जो अब तक जख्मी हुए हैं। हम आपको स्पष्ट कर दें कि यह आधिकारिक आंकड़ा है। फलस्तीन के गाजा का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके आंकड़ों के हिसाब से अल जजीरा ने बताया और दूसरे मीडिया संस्थानों ने बताया है, लेकिन आंकड़े इससे कई गुना ज़्यादा हैं। ये ज़रूरी नहीं कि 36,000 ही लोग मारे गए हैं। ये 36,000 क्या, 1 लाख या 1.5 लाख के करीब में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो इजराइल के हमलों में मारे गए हैं। इसमें ज़्यादातर बच्चे हैं, औरतें हैं, लेकिन इजराइल अपने हमलों को हमास के खिलाफ हमला बताकर बचने की कोशिश करता है और कहता है कि हम अपनी आत्मरक्षा कर रहे हैं। लेकिन ये आत्मरक्षा का नाम लेकर इजराइल बहुत बड़ा हथकंडा अपना रहा है अमेरिका के साथ मिलकर के। इजराइल के पास जो बम मौजूद हैं उनमें 90% अमेरिकन हैं और अमेरिका पूरी दुनिया में मानवाधिकार का सबसे बड़ा ठेकेदार होता है। लेकिन जब गाजा की बात आती है, रफ़ा की बात आती है, फ़लस्तीनियों की बात आती है, तब अमेरिका का मानवाधिकार तेल लेने चला जाता है। ब्रिटेन का मानवाधिकार पता नहीं कहाँ गुम हो जाता है और इजराइल सबसे बड़ा मानवाधिकार का पीड़ित अपने आप को बताने लगता है कि सबसे ज़्यादा जुल्म उसी के ऊपर हुए हैं। दूसरों की ज़मीन पर कब्जा करके एक देश बना लिया है, पश्चिमी देशों की मदद से खुद को मान्यता हासिल कर चुका है, लेकिन अभी भी उसे चैन नहीं है। वो गाजा पर कब्जा करना चाहता है। उसका पूरा मंसूबा ही गाजा है और वो चाहता है कि गाजा से लोग हट जाएं, चले जाएं, ताकि वो पूरे गाजा पर अपना कंट्रोल कायम कर ले और उससे अपना इजरायली हिस्सा तस्लीम कर ले। वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों के संगठन सीपीजे ने यह दावा किया है कि अब तक 107 जर्नलिस्ट, मीडिया जो एम्प्लॉई हैं, उनकी मौत हो चुकी है गाजा में जंग के दौरान। अब आप इसे क्या कहेंगे? क्या ये गाजा में मौजूद जो मीडिया कर्मी, जो पत्रकार हैं, ये हमास के लड़ाके हैं? जिस तरीके से इजराइल आम लोगों को मार रहा है और कहता है कि हम तो हमास से लड़ रहे हैं, क्या ये जो छोटे छोटे बच्चे जो मारे गए हैं 45 से ज़्यादा एक रात के अंदर रफ़ा में, ये कौन है? ये इसमें जो औरतें हैं वो कौन है? वो हमास के लोग हैं, हमास के लड़ाके हैं, इजराइल से लड़ रहे थे। कैसे उनको मार दिया? बस बहाना होता है, जांच की बात आती है और फिर वही पैटर्न दूसरे इलाकों में आजमाया जाता है और कुछ दिन के बाद दोबारा से वही घटनाएं होने लगती हैं। 160 से ज़्यादा लोग बीते 24 से 45 घंटे के बीच में मारे गए हैं। इसका हिसाब कौन देगा? वहीं दुनिया भर में ह्यूमन राइट लॉ, मानवाधिकार का, धार्मिक स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति की आज़ादी का सबसे बड़े ठेकेदारों में एक नाम फ्रांस का भी है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रफ़ा में इजराइल की इस हरकत पर शदीद मजम्मत की है, बहुत ही अफसोस जताया है और काफ़ी गुस्से का इजहार किया है। अपने गुस्से का इजहार करते हुए इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ऑपरेशन ज़रूर बंद होना चाहिए। रफ़ा में फ़लस्तीनी नागरिकों के लिए कोई भी महफूज इलाका बाकी नहीं है। मैं अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरा सम्मान करने और फ़ौरन सीज़ फायर की मांग करता हूँ। ये इमैनुअल मैक्रों ने, मतलब फ्रांस जो कि इजराइल को सपोर्ट करता है और वहाँ यहूदी लॉबी पूरी तरह से हावी है, उसको ये कहना पड़ रहा है कि हाँ, रफ़ा में जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है और सीज़ फायर होना चाहिए। इसके साथ ही पूरी दुनिया में मुसलमानों के सबसे बड़े ठेकेदार, पूरी दुनिया में मुसलमानों के होने वाले काल्पनिक खलीफा रजब तैयब एर्दोगान ने भी अपनी ज़बान खोली है रफ़ा की घटना होने के बाद।
उन्होंने कहा है कि तुर्की रफ़ा हमलों के लिए इजराइल को जवाबदेह ठहराने के लिए हर तरह से कोशिश करेगा। ये एर्दोगान साहब कह रहे हैं। अब कोशिश मतलब कैसे करेगा? उसका कान पकड़ करके जेल में लाकर बंद करेगा, हवालात में लाकर बंद करेगा, यूनाइटेड नेशन में खींचकर वहां उसके खिलाफ एक्शन की गुहार लगाएगा, या फिर इजराइल पर हमला करेगा? कैसे जवाबदेह तय करेगा? ये बात समझ से परे है। लेकिन जैसी खबरें आई हैं मैं आपको उस बारे में बता देता हूं। एर्दोगान ने कहा है कि उनका देश रफ़ा में हुए घातक हमलों के लिए बर्बर नेतन्याहू को जवाबदेह ठहराने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। हम इन बर्बर हमलों और हत्यारों को जवाबदेह ठहराने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे जिनका मानवता से कोई लेना देना नहीं है। तो पर सवाल है कैसे करेंगे? कुछ तो इसका डायरेक्शन तय होना चाहिए, कुछ तो इसका एंगल स्पष्ट होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि दुनिया में नाम नेहाद जो खलीफा बने बैठे हैं, जो अपने आप को खिलाफत का सुल्तान समझ रहे हैं, आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं? वो दौर गुजर गए जब खलीफाओं का दौर हुआ करता था, तब तो ऐसी नौबत नहीं थी। लेकिन जब से बहरूपियों ने दुनिया भर के देशों में कामकाज संभालना शुरू किया है, तब से उनके मन में ना इंसानियत है और ना इंसान, वो खुद बाकी रह गए हैं। फिलहाल 45 से ज़्यादा मौतों के लिए आखिर किसे जिम्मेदार माना जाए? जो ज़बान खोल भी रहे हैं वो निंदा से ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं। तुर्की की हालत आपने देख ली कि तुर्की आखिर क्या कह रहा है। इजराइल अभी भी लगातार गज़ा के दूसरे इलाकों में बमबारी कर रहा है, जिसमें छुटपुट मामलों में लोग मारे जा रहे हैं। उनके मारे जाने की खबरें लगातार आ रही है। 36,000 से ज़्यादा मौतें गाज़ा के भीतर हो चुकी है और ये मारे जाने वाले फ़लस्तीनी हैं, कोई दूसरे नहीं। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक और खबर में, किसी नई वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।